अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुआज़ अली हूँ, मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, बड़ों का भी एहतराम करें, इज्जत से बात करें। दोबारा तो आज की हमारी वीडियो है टॉप 8 अपकमिंग सेडान। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है टॉप 8 बेस्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 8 बेस्ट अपकमिंग सेडान कार्स इन इंडिया 2022 प्राइस लॉन्च डेट्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ट्विन टर्बो। तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे सेडान कार्स का ट्रेंड वापस आता जा रहा है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं टॉप 8 अपकमिंग सेडान कार्स के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर जल्दी लॉन्च होंगी। इस वीडियो में मैं इन कार्स के प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, हाईलाइटेड फीचर्स और लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहो मैं इनमें से किसी एक कार के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइज, नंबर 1 पे है Hyundai की तरफ से आने वाली इलेंट्रा का नेक्स्ट जनरेशन। Hyundai इलेंट्रा अब हमें एक बिल्कुल नए अवतार के अंदर देखने के लिए मिलेगी। वहीं इस गाड़ी के इंडियन प्राइस के बारे में बात कर लें तो 15 लाख ऑनवर्ड्स के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में इसको लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी के अंदर हमें एक 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक 2 लीटर MPI एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें 147 HP की पावर निकाल के देगा। बिल्कुल फ्रेश एक्सटीरियर लुक्स और बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स के साथ में आएगी, और इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई के अंदर रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारी नंबर 2 कार की तरफ। तो नंबर 2 पे है वॉक्सवैगन की तरफ से आने वाली वर्टिस। वॉक्सवैगन वर्टिस इंडिया के अंदर 10 लाख ऑनवर्ड्स के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में लॉन्च होगी, और ये गाड़ी आने वाले एक आधे महीने के अंदर लॉन्च होने भी वाली है। इसके अंदर हमें 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले डायनामिक, जिसमें हमें 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा इसका GT वेरिएंट रहेगा, जिसमें हमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। साथ ही में इसके इंटीरियर में भी हमें सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, सनरूफ से लेके बड़ी इंफोटेनमेंट तक, और इसकी लॉन्च डेट हमें मई के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार की तरफ। तो नंबर 3 पे है निसान की तरफ से आने वाली सनी का नेक्स्ट जनरेशन। तो गाइस, निसान सनी का नेक्स्ट जनरेशन इंडिया के अंदर 8,50,000 ऑनवर्ड्स के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ये सेडान रहने वाली है। वहीं इसकी एक्सटीरियर में भी काफ़ी हमें अपडेट देखने के लिए मिलेगा फ्रंट और रियर फेशिया में। इसके इंटीरियर में भी हमें काफ़ी फीचर अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर हमें एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 97 bhp की हमें पावर निकाल के देगा, और 134 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। वहीं डीजल में इसके अंदर हमें एक 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 84 bhp की पावर निकाल के देगा, और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन सिस्टम्स में इस गाड़ी के अंदर हमें मैनुअल और AMT के साथ साथ CVT का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, और इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अप्रैल 2023 के अंदर रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइज, नंबर 4 पे है Hyundai की तरफ से आने वाली वर्ना का नेक्स्ट जनरेशन। Hyundai वर्ना का नेक्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट के अंदर हमें 10 लाख से लेकर 16 लाख के प्राइस के साथ में देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी में हमें एक 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा। इसके हमें एक्सटीरियर के फेशिया में अपडेट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और इंटीरियर में भी हमें मेजर फीचर अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। Hyundai वर्ना के अंदर हमें मैनुअल, AMT, CVT, DCT और IMT जैसे काफ़ी सारे ट्रांसमिशन सिस्टम्स के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 2022 के अक्टूबर में इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइज, नंबर 5 पे है किया की तरफ से आने वाली प्रीमियम सेडान कार किया ऑप्टिमा। किया ऑप्टिमा के इंडिया के अंदर प्राइस के बारे में बात करें तो दूसरी सेडान कार से इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। ये हमें 15 लाख से लेकर 20 लाख तक के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में देखने के लिए मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर हमें एक 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा। किया ऑप्टिमा बहुत ज़्यादा शानदार एक्सटीरियर लुक्स के साथ में आएगी। वहीं इस गाड़ी के इंटीरियर में भी हमें किया की स्पेशलिटी यानी कि भर भर के फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस, इस गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के बारे में बात करें
तो इसके अंदर भी हमें मैनुअल, AMT, CVT, DCT, IMT जैसे काफ़ी सारे ट्रांसमिशन सिस्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। और इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के मई से लेकर जुलाई के बीच में रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार की तरफ। तो नंबर 6 पे है टाटा की तरफ से आने वाली प्रीमियम सेडान कार। इस कार का इंडियन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। टाटा की सेडान कार कोड नेम पेरेग्रीन के साथ में लॉन्च होगी। टाटा पेरेग्रीन के इंडिया के अंदर प्राइस के बारे में बात करें तो 9 लाख से लेकर 16 लाख तक का इस गाड़ी का प्राइस रहेगा। इसके अंदर हमें एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसमिशंस में इस गाड़ी के अंदर हमें मैनुअल, AMT और DCT का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइज नंबर 7 पे है टोयोटा की तरफ से आने वाली बेल्टा। टोयोटा बेल्टा बेसिकली मारुति सुजुकी CS का एक रीबैज वर्जन रहने वाली है। इस गाड़ी का प्राइस हमें 10 लाख ऑनवर्ड्स देखने के लिए मिलेगा और ये प्राइस एक्स शोरूम रहने वाला है। ये गाड़ी पूरी तरह से मारुति सुजुकी CS जैसी सेम रहने वाली है, चाहे आप इंटीरियर ले लो या फिर एक्सटीरियर। वहीं इस गाड़ी के अंदर हमें एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें 103 bhp की पावर निकाल के देगा और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि हमें एक हाइब्रिड पावर ट्रेन भी देखने के लिए मिलेगी। टोयोटा बेल्टा के इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये 2022 की जुलाई के अंदर लॉन्च हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट कार की तरफ। तो नंबर 8 पे है MG की तरफ से आने वाली सेडान कार MG RC6। RC6 इस गाड़ी का कोड नेम रहेगा। हालांकि जब इसको इंडिया के अंदर लॉन्च करा जाएगा तो इसको एक प्रॉपर नेम दिया जाएगा। इस गाड़ी के इंडिया के अंदर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस हमें 18 लाख के आसपास का देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर हमें एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें 147 PS की पावर निकाल के देगा और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। इसके अंदर हमें मैनुअल, AMT, CVT जैसे काफ़ी सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंटीरियर फीचर्स के साथ में आएगी और एक्सटीरियर लुक भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वहीं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 2023 की जुलाई के अंदर इसकी लॉन्च डेट रहने वाली है। तो गाइज यही थी 8 अपकमिंग सेडान कार्स जो कि जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होंगी। इनमें से किस कार का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोग चाहो मैं किसी पर्टिकुलर कार या फिर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इन केस आप लोगों को कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आप सबको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जनाब कौन सी वाली सबसे अच्छी थी? एक तो लास्ट वन, जिसकी आपको बहुत ज्यादा इंतजार है बेसब्री से। एक तो लास्ट वन बहुत अच्छी थी MG RC6 बिल्कुल लुक वाइज, और एक थी ऑप्टिमा बेल्टा। बिल्कुल बहुत आला। ऑप्टिमा अच्छी लगी और बेल्टा कैसी लगी? बेल्टा भी अच्छी थी लेकिन एक कोई एक चूज कर। ऑप्टिमा। मैं MG RC6 मतलब मैं दीवानी हो चुकी हूँ उस कार की। सीरियसली कलर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है उसमें, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। बस जाओ ले लो और बस मेरे हिसाब से दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितनी भी कारें थी मैं कहता हूँ लेटेस्ट जितनी भी आ रही हैं तो उसमें डीजल का भी मतलब है कि पेट्रोल भी है, डीजल भी है। अच्छा 1.5 लीटर डीजल आ सकता है। बिल्कुल एक जगह 1.5 लीटर तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एक जगह 1.5 लीटर नहीं होगा, ज़्यादा होगा। नहीं 1.5 लीटर ही डीजल था, मैंने वीडियो में देखा 1.5 लीटर। अच्छा मैंने एक दफ़ा सुना हमारे यहाँ कार का जो पेट्रोल है वो फुल करवाने के लिए कार में 10,000 रुपीज़ का पेट्रोल जाता है। तो इसका मतलब ये कि 6-7 लीटर जाता है ना? 6-7 लीटर जाता है। तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानगी हो रही थी, लेकिन पता नहीं मे भी मैं समझ नहीं पाई हूँ। अच्छा खैर मुझे आया एक मैसेज जो मैं सुनकर बहुत हैरान हो गई। पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आया मैसेज ये कुछ यूँ, हिमांशी यादव जी ने मुझे मैसेज किया और कहने लगी मैम आपको लगता है कि हमारे यहाँ कार्स बहुत सस्ती हैं, तो क्या ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ भी कार्स महंगी ही हैं। वो कुछ ऐसा है कि क्योंकि हम कार्स खुद बनाते हैं और हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ती, तो इसलिए हमें इंपोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ता। अदरवाइज़ कार के ऊपर टैक्स हमें भी अच्छा खासा देना पड़ता है। तो मैंने खुद अपने आप में ये सोचा कि हमने तो कभी ये नहीं कहा कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। हमने ये कहा कि हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि हम इंपोर्ट करवाते हैं। उनकी कार्स क्यों सस्ती हैं वो तो हमें पता है, क्योंकि वो लोग एक से बढ़कर एक कार्स खुद बनाते हैं।
टाटा हैं, महिंद्रा हैं, टोयोटा वहाँ पे बनती है। तो बात सारी ये है कि वो तो खुद ही बनाते हैं, हमें पता है, लेकिन चीप इसलिए है क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं करवाते, टैक्सेस नहीं लगते। बाहर से आने वाली चीज़ पे तो ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग कंट्री में बनाते हो तो आप लोगों को फिर भी, हम सुनते हैं 2 लाख की कार, अब हमें लगता है 4 लाख तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें मिलती है 25 लाख की कार। वो कार हमें 25 लाख में, 30 लाख में, 35 लाख में अच्छी से अच्छी कार, बहुत अच्छी कार 80-90 लाख तक चली जाती है, ठीक है। और अगर नॉर्मल सी कार की बात करें 40 से 45 लाख की मिलती है। तो हमारी नज़र में वो जो 2 लाख की कार आपके यहाँ 1 लाख की या 2 लाख की या 3 लाख की है, तो वो हमारी नज़र में 6 लाख की या 7 लाख की, जो हमें लगता है बहुत ही ज़्यादा सस्ती, बेहतर कीमत सही है, बहुत सस्ती है। चाहे हमें ये पता है कि उस पर भी टैक्सेस लगते हैं। दूसरी बात ये, हम आपको थोड़ा सा, उन्होंने ये भी कहा कि GST लगता है हमारे यहाँ हर चीज़ पे GST लगता है। हम आपको ये बताएं कि हमारे यहाँ अगर एक रस्क का पैकेट भी हम लेते हैं ना, तो उसके ऊपर भी GST लगता है। अगर हम कोई थर्मोकॉल के बर्तन लेते हैं तो उसके ऊपर भी GST लगता है। हम कोई खाने की चीज़ लेते हैं उस पर भी GST लगता है, रेस्टोरेंट में भी GST लगता है, मॉल में भी GST लगता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें मेकअप की ज़रूरत थी मुझे, तो हम बहुत दूर से मेकअप लेने जा नहीं सकते थे, उसी वक्त ज़रूरत थी। तो हमने अपने करीबी से सोचा कि 5 चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो हमने तकरीबन 5000 तक की शॉपिंग कर ली, 2-4 चीज़ें ली। तो जब हम उनको पेमेंट करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैम आपके 7000 हुए। तो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि भाई 5000 की चीज़ें हैं, मैंने उनको कैलकुलेट करवा दिया, 2-3 चीज़ें थी। मैंने कहा आप क्यों 7000 क्यों? तो कहने लगे 2000 रुपीज़ GST लगाए। तो मैं उस वक्त हैरान हो गई कि हम तो हर चीज़ पर GST देते हैं, इस वाला मैं ये कहूँगी इस लेवल का GST आप लोग नहीं दे सकते, ना आप लोग देते होंगे। अच्छा, टैक्स ज़्यादा कब होता है? वही वाली बात है जो उन्होंने कही, आपको सच कही, जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जितना मेकअप आ रहा होगा बाहर से, जितनी प्रोडक्ट्स बाहर से आ रही होंगी, तो जाहिर सी बात है उसका टैक्स बढ़ा के और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस वजह से भी चीज़ें महंगी खरीद रहे हैं। हाँ, अच्छा, हमारे मुल्क में कुछ नहीं बन रहा। मेन चीज़ ये है। और मुल्क के अंदर भी जब चीज़ें बनती हैं तो गवर्नमेंट का तो बनता है ना, वो तो टैक्स लेती है। वही कह रही है, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं लेती। तो मैं उनको थोड़ा बताना चाहूँ कि हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। हम तो, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं लेती। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर चीज़ पर एक मैच बॉक्स है, उसके ऊपर भी टैक्स लेती है। हर चीज़ पे 2 तरह का टैक्स होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, हम वो जो फॉर्म होता है, क्या कहते हैं उसे, 1 सेकेंड, फाइलर, आप फाइलर हैं या नहीं हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कंपनी नहीं चला रहे, हम फाइलर नहीं हैं, हमें टैक्स वैक्स के हवाले से फ़ाइल बनानी नहीं चाहिए। तो जो लोग बड़े बड़े बिज़नेस नहीं भी कर रहे, इस मुल्क में रह रहे हैं, वो एक छोटा सा साबुन भी ख़रीद रहे हैं, माचिस भी ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चीज़ों की कीमत हमें इतनी बढ़ा के दी जाती है कि हम टैक्स पेड हो जाते हैं। एक वकील हैं, दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो आपकी जब सालाना टर्नओवर होता है ना, फाइलर होते हैं, जब आप सालाना टैक्स सबमिट करवाते हैं, तो आपने जितनी भी पूरी दिन में, पूरे महीने में, रोज़ डेली बेसिस पे चीज़ें खरीदते हैं ना, उसकी रसीदें बना लें। इतना आप टैक्स दे चुके होते हैं उन चीज़ों पे, ऑटोमेटिकली आपका वो टैक्स फ्री हो जाता है। यानी कि जो आप अपनी कंपनी चला रहे हैं उसमें से आपका टैक्स माफ़ हो जाता है। अच्छा। लेकिन शर्त ये है, वो कहते हैं आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसकी पक्की रसीद लें, पक्की रसीद के साथ उसकी कीमत, फिर उसमें से वो कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे ये भी टैक्स दे दिया, यहाँ टैक्स दे दिया, यहाँ टैक्स दे दिया, तो आपका वो टैक्स माइनस हो जाता है। यानी कि मैं कहने का मकसद ये है कि अंतर ये नहीं कि वहाँ लिया जाता है, हमसे नहीं लिया जाता, हमसे भी लिया जाता है, बल्कि अंतर ये है कि आपसे अगर 100 रुपये लिया जाता है तो हमसे उसी चीज़ के ऊपर 500-600 लिया जाता है, बल्कि हमारा ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं एक बात बताऊँ, हम बहुत सुकून में आ जाते हैं, हमें बड़ा रिलीफ मिल जाता अगर टाटा जैसी, महिंद्रा जैसी कंपनीज हमारे यहाँ भी होती। बिल्कुल ऐसे। हम जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लगता, जो गवर्नमेंट लेती, वो तो हम दे देते, वो हम बेयर कर लेते, बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जब बाहर से एक गाड़ी आ रही है, जैसे मैंने आपको आईफोन का भी एक दफ़ा बताया था कि आईफोन की कीमत उतनी है नहीं, जितनी उसकी रियल प्राइस है, उससे डबल उस पर टैक्स हमें देना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ जो 10 रुपये की है, उसके ऊपर मैं 50 रुपये टैक्स दूँगी, तो मैं पागल की बच्ची हूँ, मैं 60 रुपये की चीज़ क्यों लूँगी, जबकि वो उसकी वैल्यू है 10 रुपये। तो बेवकूफ़ी है, कोई नहीं ले सकता, कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ भी जो कंपनीज बना रही हैं इक्का दुक्का, यूनाइटेड वगैरह ये वो, तो आपको पता है कि उनसे गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, तो उन्होंने भी कीमतें बढ़ाई हुई हैं। यानी एक चीज़ है आपको 12-15 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में पड़ रही है, तो यहाँ की कंपनी आपको वो चीज़ 6 लाख में नहीं दे रही। हमने बहुत बैड एक्सपीरियंस किया इस हवाले से एक दफ़ा
हुआ ये कि हमने सोचा कि हम कोई अच्छी सी बाहर की गाड़ी लेंगे, जापानी या कोई भी। तो भाई जी हमें बाद में पता चला कि हमारे यहाँ तो जापानी गाड़ी हम ले ही नहीं सकते। अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहे, यकमुश आप ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे आप नहीं ले सकते हो। आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो आप पाकिस्तानी ही गाड़ी लोगे। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली सोचें तो कंपनीज़ का गवर्नमेंट लेवल पे इतना सॉलिड किस्म का एक मुआहदा है कि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया हमें कि हम इंस्टॉलमेंट पे जापानी या कोई बाहर की गाड़ी ले सकें। कुछ अर्से पहले तक था, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया। उसकी वजह ये कि जाहिर सी बात है यहाँ की जो कंपनीज होंगी वो कहेंगी हमारा मामला ख़राब हो रहा है, हम तो चीज़ बना रहे हैं लेकिन बिक नहीं रही। तो किसी भी तरीके से उनका तो बस नहीं चलता होगा कि बाहर की गाड़ियाँ बंद कर दें। आपको पता है किया के हवाले से हमने सुना पाकिस्तान में कि किया की गाड़ियाँ इतनी, मतलब अभी भी किया थी ना, इसके अंदर पता नहीं क्या क्वालिटी का मसला है, क्या मसला है, आग लग जाती है उसमें चलते चलते, 2 टुकड़े हो जाती है वो बीच में से। अच्छा 1-2 मैंने तो वैसे मुजाबा नहीं सुना, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो 1-2 मुझे फॉटेजेस भी दिखी उसकी बाकायदा। अच्छा हमारे गेम शोज़ में ज़्यादातर किया की गाड़ियाँ गिफ्ट की जा रही थी, तो लोग बहुत खुश होते थे जिसकी किया की गाड़ी निकल जाती थी। गेम शोज़ होते तो उसके अंदर भाई जी आपकी गाड़ी निकली है, आपकी बाइक निकली है, ऐसा होता था। रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह चलती थी, तो अक्सर जिन लोगों ने एज ए गिफ्ट भी ली थी तो वो भी परेशान हो गए कि किया की तो ऐसी गाड़ियाँ हैं। लेकिन अब देखते हैं हम इंडिया में भी किया है, ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी जिस पर हमने रिएक्शन दिया। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।